रेड लिस्टें वगैरह आपके सामने बन रही होती हैं, आप उस वक्त टाइम अगर कोई बात करते भी हैं तो नहीं मानी जा रही होती। ये किसी भी सरबराह ने ऐसा नहीं किया आज तक। अच्छा हाजी साहब, अक्सर तासुर ये है कि आपके बारे में आपके अपने ही ताजरान समझते हैं कि हाजी साहब तो इंतज़ामिया के साथ मिले हुए होते हैं, बी टीम है, जो इंतज़ामिया ने कहना हाजी साहब ने ओके कर देना, बल्कि आने जाने वाले अफसरान को हार पहना के भेज भी देना। हमारे जो सियासतदान है ना जी, वो इस बात के ज़िम्मेदार हैं। वो क्यों इस बात के ज़िम्मेदार हैं? यानी आप कह रहे हैं कि गुलाम बीबी साहिबा जो थी हमारी MNA, हाँ जी, ये 10% कामों में से ले लेती थी वो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल देखी जाए तो इंतहाई ख़राब है। महंगाई का तूफ़ान है कि वो काबू में आ ही नहीं रहा। ये जो महंगाई का एक जिन है, ये बोतल से निकल चुका है। इसे काबू किन लोगों ने करना है, इसमें हमारे ताजरान का बड़ा किरदार है। जी हाँ, आज मैंने अपने पास बुलाया है हाजी दिलदार साहब को, और ये सदर हैं अंजुमन ताजरान झंग के। तो इनसे बात करेंगे कि जो खुद साख्ता महंगाई है, इसमें कहते हैं कि ताजरान का बड़ा किरदार है। मुल्क में अगरचे महंगाई है, लेकिन फिर भी ये एक आम तासुर है कि जो ताजर बिरादरी है ये खुद भी महंगाई करते हैं, जिसे हम खुद साख्ता महंगाई करते हैं। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे, और अंजुमन ताजरान के ज़िला झंग में जो किरदार है इस पे बात करेंगे, अमन के हवाले से इनके किरदार पे बात करेंगे, और तिजावजात जो शहर में है इस हवाले से। तो इसलिए मैंने आज दावत दी है हाजी दिलदार साहब को, इन्हें खुश आमदीद। सबसे पहले मैं शाह जी आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो महंगाई की आपने बात की है। महंगाई जो है, ये मुल्क की मईशत जो है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, तो जंग लेवल पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। तो बात होती है महंगाई की, प्राइस कंट्रोल की मीटिंगें होती हैं, उसका मेंबर भी हूँ मैं जी। तो वहाँ पर बैठकर जब महंगाई की बात होती है तो उनको जब ये बताया जाता है इंतज़ामिया को कि ये चीज़ जो है ना, आयल का रेट ये आ रहा है पीछे से, तो इंतज़ामिया ये कहती है कि नहीं, इस रेट पे नहीं, इस रेट पे बेचना है आपने। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि जब आप लोग ये सारा बता रहे हैं कि लिस्टें आपके सामने बनती हैं, रेड लिस्टें वगैरह आपके सामने बन रही होती हैं, आप उस वक्त टाइम अगर कोई बात करते भी हैं तो नहीं मानी जा रही होती इंतज़ामिया की जानिब से, इसी तरह बात। यही बात है जी, बिल्कुल। तो हम तो उनको ये कहते हैं कि देखें, जो बाज़ार में रेट है, होल सेल की मार्केट का रेट लें, तो वहाँ से रेट लेने के बाद उसके ऊपर जो ख़र्चा है वो डालें, और 2 रुपए किलो मुनाफा रख दें ताजर का, तो वो लेने के लिए तैयार है। अगर इससे फिर वो ज़ायद बेचे तो उसे आप जुर्माना भी करें, चाहे उसे जेल भी भेज दें। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ उन्हें। ताजरों को कोई टेंशन नहीं होती, मुल्क में महंगाई हुई, इन्हें कोई टेंशन नहीं कि इन्होंने तो अपना रेट बढ़ा लेने हैं। बिल्कुल, फंसना तो आप कंज्यूमर ने है ना, जो आम बंदा है उसने फंसना है। तो क्या आप नहीं एहतजाज कर सकते अंजुमन ताजरान हुकूमत से ये कि क्या आप कर क्या रहे हैं? आपने कभी कोई इस हवाले से एहतजाज नहीं किया? देखिए, इतनी महंगाई है, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत आई है आज तक, ठीक है जी, तो उसने अपना रास्ता सीधा रखा है। अपना रास्ता सीधा रखने के साथ साथ उसने ये कोशिश नहीं की कि नीचे भी हालात को सही किया जाए। ये किसी भी सरबराह ने ऐसा नहीं किया आज तक। ये रिकॉर्ड है हमारे मुल्क के अंदर। हमारी ये बदबख्ती है, अवाम जो है ना जी, अवाम वो इतनी पिस चुकी है कि अब उसके अवाम के अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो बाहर आए, सड़कों के ऊपर आए, आके इस बात का एहतजाज करे कि जी हमें ये चीज़ महंगी मिल रही है, ये सस्ती मिल रही है। देखें, अब दूध का रेट है, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है दूध का रेट, वो दिया है 90 रुपये। अब 90 रुपये तो कहीं भी नहीं मिलता दूध। ऐसी दूध जो है वो कम अज़ कम 130, 140, 150 रुपये तक मार्केट में बिक रहा है। और ये हमारे सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब वाली साइड पे, अगर हम लाहौर या कराची लाहौर चले जाएँ तो इन जगहों पर तो रेट बहुत ज़्यादा है। उधर भी रेट ज़्यादा है, उधर रेट ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के ऊपर तब ही कंट्रोल होगा जी, जब गवर्नमेंट जो है ना जी अपनी अय्याशियाँ छोड़कर अवामुन्नास की तरफ देखेगी। गरीब की तरफ तो देख नहीं कोई भी रहा। गरीब तो पिसा पड़ा है इस वक्त। वो बेचारा आटा लेना होता है उसने एक थैला, तो उसके लिए उसकी दिहाड़ी मारी जाती है। वो आटा लेने के लिए भी अब परेशान है। गरीब आदमी आटा लेने के लिए भी परेशान है। गरीब सोचता है कि यार अगर मैं लाइन में लग गया जाके
तो मेरा तो सारा दिन गया। भाई साहब मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपने कंज्यूमर के लिए निकलें, गरीब लोगों के लिए निकलें, तो आपका तो बनता है, आप ताजर हैं, आप तो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, आप अपने मुतालबात मनवा नहीं सकते? क्यों नहीं मनवा सकते जी मुतालबात की? शाह जी यही सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क के अंदर जो है ना कि मैं ना मानूँ, जब तक ये बात ख़त्म नहीं होगी बात आगे नहीं चल सकती। पहले ये होता था पिछले सालों में जब तहरीकें चलती थी तो घर में एक बंदा कमाने वाला होता तो सारे खाते थे, अब सारे कमा रहे हैं तो फिर पूरा नहीं पड़ रहा है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, नहीं पड़ रहा पूरा। अच्छा हाजी साहब, अक्सर तासुर ये है कि आपके बारे में आपके अपने ही ताजरान समझते हैं कि हाजी साहब तो इंतज़ामिया के साथ मिले हुए होते हैं, बी टीम है, जो इंतज़ामिया ने कहना हाजी साहब ने ओके कर देना, बल्कि आने जाने वाले अफसरान को हार पहना के भेज भी देना। ये मैंने कभी भी नहीं किया शाह जी, और ना हमारे असूलों के साथ ये बात है, कभी ऐसा नहीं किया, ना कभी ऐसा सोचा है। जब कम से कम मैं बंदा मीटिंग में बैठता हूँ ना जी, तो मैं तो हर उस बात के ऊपर एतराज़ करता हूँ कि देखें जी डीसी साहब ये रेट जो है ना ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे होगा। तो वहाँ पे बात कैसे होती है? होती ये है कि डीसी साहब बैठे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं बस इसी रेट पे बेचना है, ये ठीक है। तो फिर क्या करे बंदा वहाँ पे? कभी आप उठ के आए मीटिंग से ऐसे? कई दफ़ा ऐसे हुआ है जी, फिर भी बात वही रहती है जो रेट फाइनल हो, बात वहीं की वहीं रह जाती है शायद। अच्छा, अगर हम सिर्फ झंग की बात करें तो झंग के हालात पे कभी आपको तरस आया आप सब लोगों को कि यार ये क्या है, हमारा शहर इतना पुराना है और आज तक खंडर के मनाजिर पेश करता है, तो इस हवाले से कभी बात की हो आप? इस हवाले से शाह जी एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने 5000 दफ़ा जो भी नियर डीसी आया ना जंग में, तो सबसे पहले मैंने उससे यही बात की कि देखिए हमारा शहर बर्बाद हुआ हुआ है, तो आप मेहरबानी करें इसके लिए कुछ करें, ठीक है जी। सफाई का मामला है, सीवरेज का मामला है, अब कई ऐसी जगहें हैं जिनमें रोज़ाना वहाँ पर पानी निकलता है डेली। हमारे बल्दिया के लोग जो हैं वो भी ऐसे हो गए हैं कि बस डीठ बन गए हैं, वो भी उनके पास कोई बंदा आम आदमी जाए ना जी शाह जी वो बात ही नहीं सुनते, उनको कहते हैं चल आ रहे हैं हम आ रहे हैं, तो उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। तो जब तक उसके पीछे थोड़ा शोर ना मचाया जाए उस वक्त तक वो बात नहीं बनती। झंग को मौजूदा सूरत हाल पर पहुँचाने में आप क्या समझते हैं कि हमारा झंग जो इस वक्त खंडर के मनाजिर पेश करता है, तो अंजुमन ताजरान की नज़र में इसका कसूरवार कौन है? झंग की आवाम इसका कसूरवार है आपकी नज़र में, या यहाँ के सियासतदान, या यहाँ जो आने वाले अफसरान हैं वो इस जानिब तवज्जो नहीं देते? ये भी आज आप हमें बताएँगे बतौर सदर अंजुमन ताजरान। शाह जी इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इस बात के ज़िम्मेदार जो हैं हमारे सियासी लोग हैं, हमारे जो सियासतदान हैं ना जी वो इस बात के ज़िम्मेदार हैं। वो क्यों इस बात के ज़िम्मेदार हैं? वो एक ग्रांट लेके आते हैं ऊपर से, 10 करोड़ की ग्रांट आ गई जी, तो ग्रांट जब पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद फिर उसके हिस्से बनते हैं जिसमें सियासतदान का भी हिस्सा होता है। अच्छा हाँ जी, वो सियासतदान जो है वो अपना अलहदा हिस्सा लेता है। अब हम सुनते रहे हैं कि हमारी जो MNA ये बरवाना साहबा जी, तो इसका 10% जो कमीशन था ना जी, किसी को ठेका मिला तो सबसे पहले इसने उसे कहा कि भाई पहले मेरा 10% मुझे दो। भाई साहब ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, देखिए कि आप इस प्रोग्राम में एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर मैं ये बड़ी बात जो कर रहा हूँ ना ये एक हकीकत है, ये शाह जी एक हकीकत है, वो ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। यानी आप कह रहे हैं कि गुलाम बीबी साहिबा जो थी हमारी MNA, हाँ जी, ये 10% कामों में से लेती थी वो। बीबी साहिबा ये लग गया आप पे एक इल्ज़ाम अंजुमन ताजरान झंग की जानिब से, एक बड़ा इल्ज़ाम है कि आप जब यहाँ MNA झंग रही हैं तो आपने अपने जितने फ़ंड लाई हैं उनमें से 10% हाजी साहब के मुताबिक आप अपना कमीशन लेती रही हैं, तो आपको इसका जवाब देना होगा। और अगर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब आप चाहें इस सवाल का जवाब आप दे सकती हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी आयशा। और मैंने तो शाह जी यहाँ तक सुना है कि बीबी साहिबा ने कुछ लोगों को जो उनके करीब लोग थे उनको ठेके दिए। वो ठेके देने के बाद हुआ क्या कि जब उन्होंने ठेका लिया तो लेने के बाद आगे उन्होंने वो ठेके बेचे, वो ठेकों का मुनाफा घर बैठ के उन्होंने ले लिया। अब मुझे आप बताएं, जो एक ठेका 1 करोड़ का है तो उसके ऊपर ठेका जिसने आगे बेचा उसने 10 लाख मुनाफा ले लिया, तो वो तो 10 लाख पहले ही कम हो गए उसमें से। करोड़ में 10 लाख तो पहले ही कम हो गए, वो 90 लाख रह गए। तो 90 लाख में जो पूरा महकमा है उसने भी कमीशन लेनी है,
ठीक है अच्छा, जी। महकमे वाले भी उसमें महकमे वाले भी लेते हैं, उसमें कमीशन खुलेआम लेते हैं, ये तो सबको पता है इस बात का। तो 1 करोड़ में अगर 50 लाख लगेगा, वो काम क्या होगा मुझे बताएं। वो तो सड़क जब बनेगी तो मेरा अंदाज़ा है कि 6 माह के बाद वो सड़क ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमारी सड़कों का झंग का इसी वजह से यही हाल होता है, कभी बना के जाते हैं तो पीछे से सड़क जो है ना दूसरे तीसरे साल सबसे बड़ी वजह शाह जी यही है। स्टेशन चौक से लेके स्टेशन तक एक सड़क बनी, पिछले डीसी साहब को मैंने लिख के दिया, मैंने कहा जनाब ये सड़क देखिए ये किसने बनाई है। ठीक है जी। वो बीबी साहबा का एक ख़ास आदमी था उसको चाहने वाला, जिसने वो सड़क का ठेका लिया, लेने के बाद वो ठेका आगे दे दिया। अब जिसने आगे लिया ठेका तो उसमें जो रेशो थी सीमेंट की डालने की, उसने पूरी नहीं डाली। आप आज भी वहाँ जाके उस रोड को देखें, वो टूटा पड़ा है। अच्छा हाजी साहब, आप माशाल्लाह आपकी काफ़ी उम्र है, आपने झंग के उतार चढ़ाव देखे हैं, इसमें अमन भी देखा, इसमें आपने हालात ख़राब भी देखे, इसमें आपने सियासतदान भी बड़े देखे, यहाँ मजहबी तंजीमें भी बड़ी आई। तो आपको इतने दौर में सिर्फ गुलाम बीबी ही लगी हैं या उनसे पहले भी कुछ ऐसा लोग रोल अदा करते रहे हैं झंग के हालात को, या इसकी जो करप्शन के हालात थे उसमें सरफरिस्त रहे हैं? देखिए जी शाह जी, इससे पहले के जो लोग थे ना जी, उनके बारे में तो मैंने कभी मालूमात ली नहीं थी। अब ऐसे ही मैं किसी के ऊपर ब्लेम लगाऊं तो अच्छी बात नहीं है। तो इस दौर में आगे स्पेशल तौर पे लोगों की आवाज़ें जो उठी हैं ना जी, वो यही उठी हैं कि इतनी कमीशन ले ली उन्होंने, ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, इल्ज़ामात तो बात जो उठती है ना उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती तो वो निकलती है बात। ऐसे कोई नहीं ब्लेम लगाता किसी के ऊपर। अच्छा आई साहब, आप काफ़ी माशाल्लाह सीनियर हैं, ये बताएं कि कोई ऐसा बंदा आपको झंग का सियासतदान झंग से मुखलिस लगा है जिसने झंग के लिए कुछ किया हो? मुझे तो नहीं जी, आज तक मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम आए हैं, बड़े नाम आए हैं, सब कुछ आया है, लेकिन हर बंदे ने अपने मफाद के लिए जो कुछ किया है वो किया है, झंग के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी नज़र में सारे इसमें ज़ीरो हैं? मैं कहता हूँ जी ज़ीरो हैं शाह जी। अगर झंग के लिए वो लोग करते तो झंग जो है ना जी आज देखने के काबिल होता है। यहाँ एक लेंगे जी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हाजी साहब से सच्ची और खरी बातें आज पूछेंगे, और हाजी साहब का भी आज पूरा मूड है कि खरी बातें किए जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमारे साथ पैराडाइज सोसाइटी में मौजूद हैं इस सेट पर हाजी दिलदार साहब, अंजुमन ताजरान झंग के सदर हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें पैराडाइज सोसाइटी कैसी लगी है, झंग में ये भी एक तब्दीली है। जी आई साहब। माशाल्लाह जी, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ जी, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी सोसाइटी भी हमारे झंग में बनी हुई है। माशाल्लाह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना जी वो है, लाइट्स हैं, रोड हैं जी, बिजली का है सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो पता चला है कि गैस का भी हो रहा है यहाँ पे इंतज़ाम। जी जी। तो मुझे तो शहर में सबसे ज़्यादा अच्छी सोसाइटी जो है ना जी ये पैराडाइज लगी। अच्छा, सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि शहर में हम लोग घिरे हुए हैं सीवरेज के मसाइल पे, तो यहाँ ऐसा मसला है ही नहीं सीवरेज का। यहाँ तो पहले इन्होंने तो पहले इसका इंतज़ाम किया है ना जी, क्योंकि ये नई सोसाइटी है तो यहाँ पे तो ना होना चाहिए, ये तो उनका अपना इंतज़ाम है ना जी। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि यहाँ पर रहने वाला जो इंसान है उसके लिए हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे बनाई है, और बेहतरीन पार्क, मस्जिद बड़ी अच्छी है। जी, मस्जिद बहुत अच्छी है जी, ज़बरदस्त है मस्जिद। अच्छा आई साहब, आप बात करते हैं कि शहर जो हमारा था इसमें एक दौर में हालात बहुत ख़राब रहे जी, सारा दुनिया जानती है कि झंग के हालात उन दिनों अच्छे नहीं थे। इसे सही करने में भी कुछ लोगों का किरदार था, जिसमें कुछ सियासतदान भी कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है, कुछ लोग अमन के सफ़ीर खुद को कहते हैं। तो इस दौरान अंजुमन ताजरान का क्या रोल रहा? इसके बारे में शाह जी मैं ये कहूँगा कि जब शहर के हमारे हालात फ़िरका वारियत की वजह से ख़राब हुए थे तो हमारे सियासतदान, मैंने देखा है शहर में कि शहर छोड़ के ये भाग गए थे यहाँ से। अच्छा, कोई भी नहीं था शहर में। तो इंतज़ामिया की ये हालत थी कि जब यहाँ पर अपने वो SHO के ऊपर वो हमला जो हुआ था, उसकी गाड़ी जो हिट हुई थी, तो उसके बाद
पूरे 18 दिन पुलिस जो है वो शहर में नहीं आई थी। अच्छा। हाँ जी, तो पुलिस को अगर कोई मामला शहर में होता था तो डीपीओ साहब, एसएसपी साहब हमें बुलाते थे। तारिक मुजाहिद साहब थे उस वक्त यहाँ पे, ठीक है जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छा आदमी थे वो तारिक मुजाहिद साहब। तो वो हमें बुलाते थे, हमें बुला के वो कहा करते थे कि हाजी साहब मेहरबानी करो, रात को फ़लाँ जगह पे जाओ, रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है और फ़लाँ जगह। एक दफ़ा जंग सिटी में जो इनकी गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर चक्की का बड़ा पार्ट, वो अच्छा। पता नहीं कैसे उन लड़कों ने ऊपर चढ़ाया मकान के। जब गाड़ी वहाँ से गुजरने लगी तो वो चक्की का पार्ट जो था ना जी, वो गाड़ी के ऊपर मारा उन्होंने। लेकिन अच्छा। अल्लाह ताला ने उस गाड़ी को उस रात अच्छा। बचाया कि वो आगे निकल गई, तो उसकी बचत हुई। तो रातों को शाह जी पूरी रात मैं और हाजी मोहम्मद अली साहब, हम 2 बंदे होते थे सिर्फ, तीसरा बंदा नहीं होता था हमारे साथ। तो हम पूरे शहर में फिरते थे, रात को भी दिन को भी। जिस जगह पे खराबा होता था वहाँ जाके हमने उनको समझाना कि वो भाई ये शहर है, ये काफ़ी सारा जल चुका है, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान का एक बहुत बड़ा अमन के लिए किरदार है। तो अब देखें मुहर्रम उल हराम आता है, तो मुहर्रम उल हराम के जो 10 दिन होते हैं तो उसमें कौन होता है, कौन सा सियासतदान चलता ये है? बात तो है कि अमन की जो आपकी कमेटी है ये हमें यार जुलूस में नज़र आ रही होती हैं और फ्रंट लाइन पर खड़े हुए होते हैं। हाँ, हर मजलिस में हम जाते हैं, हर ताज़िये के साथ हम जाते हैं, और वो लोग हमारा इतना एहतराम करते हैं कि उनको कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जाके अगर उनको कहूँ ना कि ओ भाई, ओ मेरे शिया भाई, यहाँ ऐसे नहीं करना, वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है जी, हम नहीं करते। 4 साल से शाह जी दफ्तरों वाला ताज़िया जो है जी, जब तक मुझे लेके ना जाए वो ताज़िया नहीं उठाते। क्या बात 4 है। साल हो गए हैं ये उनका बड़ापन है अमन के लिए, शहर के लिए। हालांकि फसाद की सबसे बड़ी बुनियाद जब बनी थी तो उसी मोहल्ला से बनी थी। और तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा अमन जो है ना वो लोग करते हैं। आज भाईचारे की फिजा है, आज जंग तब्दील है, आज अमन की, भाईचारे की फिजा, और सबको पता चल गया कि यार ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। सबसे पहले जो है इंसानियत है। हाँ जी। और हम सब लोगों ने इकट्ठे रहना। वहाँ पे शाह जी मस्जिद है कादियों वाली, वहाँ पे 1 बजे नमाज होती है, पूरे 1 बजे। तो तकरीबन ये हम जो अपने प्रैक्टिस थी ना जी हमारी, ये 10 साल से हमने की है वहाँ पे, कि हमारे लोग, कमेटी के लोग, मेरे शमूल, वहाँ पे हमने जाना, जाके मस्जिद के बाहर खड़े होना, जब टाइम होना अजान आनी, तो दोनों रास्तों से रास्ते ब्लॉक कर देने। जो सुन्नी हजरात हैं वो सिर्फ अंदर जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो मौलाना से ऐलान करवाना कि भाई सुन्नते और नवाफिल जो है ना अपने घर जाके पढ़ लें। तो लोगों ने भी तावन किया, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देता हूँ ना जी, वो अहले तशरीह को देता हूँ कि उन्होंने खुले दिल से कि अगर टाइम है ना जी 1:15 का, तो मुझे उन्होंने कहा कि हाजी साहब आपकी मर्ज़ी से हम ताज़िया उठाएंगे। अगर आप 1:30 बजे भी कहेंगे ना कि रोड यहाँ से हमने शुरू होना है तो हम 1:30 बजे आएंगे। अगर आप 1:45 बजे कहेंगे तो 1:45 बजे आएंगे। नहीं भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपका बाकायदा इसमें रोल रहा है अमन में, भाईचारे की फ़िज़ा को कायम करने में। लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात का एक सिलसिला लग रहा है। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इंतखाबात के लिए इन दिनों कागजात जमा करवा दिए गए सूबाई हुकूमतों में, तो क्या अंजुमन ताजरान जंग इस सियासत में भी कोई किरदार अदा करेगी? सियासत शाह जी जो है ना जी, हमारे जो ताजर हैं ना, हमने आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग हमने इसीलिए की थी कि क्या हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो उसमें हमारी जो अक्सरियत थी ना जी ताजरों की, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। वो कहने लगे देखें जी, हम जो है ना गैर सियासी लोग हैं, हर बंदा हमारी बात मानता है, हर बंदा हमारी बात को सुनता है। इंतज़ामिया जो है वो भी हमारे साथ तावन करती है, जैसे हम कहें वो हमारी बात को वो भी मानते हैं। तो जब हम सियासी बन जाएंगे ना जी, तो हमारा एक अलग रोल हो जाना है।
तो बात वो नहीं बनेगी फिर। अच्छा, आप फिर किसी को सपोर्ट तो करते ही हैं ना, हर लेकिन दौर ये में आपने सपोर्ट किया है किसी न किसी हाँ को। जी। तो ये जो सियासतदान रंग बदलते हैं, मैं यूं कहूं कि जमाते नहीं या रंग बदले जाते हैं, सियासी रंग, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर इनके बारे में हमने सियासत के बारे में यही फैसला किया है, मैंने सबको कहा है, मैंने कहा जिस जगह आपका जी चाहता है आप वोट डालें, लेकिन खुल्लम खुल्ला किसी बंदे को सपोर्ट ना करें, किसी के सामने ना आए, क्योंकि किसी के स्टेज पे ना जाएं, स्टेज पे ना जाए। सियासतदान हमारे झंग का जो है ना जी, ये मुश्किल मिजाज नहीं है। जो जीतने वाली पार्टी होती है ये जंप मारते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं जाके। अभी आप देख लें पीटीआई को कल तक हमारे जो अब लोग नए उसमें शामिल हुए हैं सियासतदान, जी जी, ये उसे कहते थे ये गंदे लोग हैं, ये कौन सी जमात है, तो अब किस मुंह से गए हैं ये वहाँ? आप सब वहाँ इकट्ठे, सब वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। एक टिकट है, 4-4 लोग हैं, 4-4 लोग हैं, किस लिए? अपने मफाद के लिए, शहर के लिए नहीं है ये, अपने मफाद के लिए। अगर लोग ये शहर के लिए काम करेंगे ना, तो एक बंदा जो सियासतदान है ना, जिस पार्टी में वो बैठा है खड़ा है, तो उसे खड़ा रहना चाहिए। देखिए जी, हार और जीत ये तो मेरे रब के हाथ में है। अच्छा, मैं फिर आपका इसी बात से फ़ायदा उठाना चाहूँगा आपके तजर्बे से, कि क्या आपको झंग में कोई नज़रियाती सियासतदान भी कभी मिला है कि वो उसका नज़रिया एक हो और वो अपनी जमात के साथ खड़ा हो? हमें जो मेरे दौर में मुझे लगे हैं कि अक्सरियत ऐसे लगी है कि जो पार्टी बदल के पता नहीं चलता कि उनका मंशूर क्या है। आपको कोई मिला हो जो सर? कोई भी नहीं मिला। हमारे जो मजहबी लोग हैं इनको आप देखें तो ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे शहर में। तो क्या हमारे शहर में कोई बंदा नहीं है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाला मजहबी? यहाँ पे कोई उलमा नहीं है शहर में, हमारे हैं काम करने वाले लोग भी। अच्छा, ये बाहर से आके इलेक्शन लड़के और जीतना चाहते हैं, अपने हलकों में नहीं खड़े होते? अपने हलकों में उनको पता है कि वहाँ से हमने कौंसलर भी नहीं बनना, तो कैसे जाएं अपने हलके में? तो यहाँ पे जो लोग हैं हमारे शहर के, ये लोगों की पोजीशन हालत ये है कि जिसके पीछे ये लग जाते हैं तो ब्लाइंडली उसके पीछे कहते हैं जी ये ठीक है जी, ये ठीक है जी। देखिए जी, मज़हब जो है ना शाह जी, हमारे प्यारे महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये कहा था कि फ़ातिमा, तुम्हारे जो अमाल हैं ना, इसी के ज़रिए तुम्हें बख्शिश मिलनी है। तुम्हारे जो अमाल हैं ना, इसके ज़रिए, जब नबी की बेटी को उसके अमाल के ज़रिए बख्शिश मिलनी है, तो आज का मौलवी हमें क्या दर्स दे के हमें बख्शवा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात की। इसके साथ ही मैं आज हाजी साहब से भी इजाज़त चाहूँगा और फिर किसी प्रोग्राम में। आज बड़ा हाजी साहब से बातें करने का ना बड़ा मज़ा आ रहा था कि इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, खरी बातें की हैं। तो किसी और प्रोग्राम में भी हम इन्हें साथ लेंगे, इसलिए मैंने बाकी सवालात हाजी साहब के लिए मेरे तैयार थे, लेकिन मैंने रख लिए हैं कि ताकि हाजी साहब को फिर किसी दिन तकलीफ़ दें और वो हमारे साथ इन्हीं सियासी माहौल में बैठें और सच्ची और खरी बातें करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।